नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो है। उज़ैर यूनुस आपको याद होगा, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के पॉडकास्ट पर बहुत पहले आए थे। वो भारत आए थे, भारत से घूम कर गए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। तो एक थर्ड पर्सपेक्टिव हमें मिला था कि एक पाकिस्तानी बंदा भारत आता है, भारत घूम फिर कर जाता है, क्या चीज़ें देखता है वहाँ पर, क्या वो पॉजिटिव चीज़ लेकर जाता है, क्या वो नेगेटिव चीज़ लेकर जाता है। तो एक बार फिर से उज़ैर यूनुस जो हैं वो फिर से एक बार द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के पॉडकास्ट पर आए हैं और इस बार बातें हो रही हैं इलेक्शंस की, मोदी की, भारत की अगली प्लानिंग की। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बीजेपी के मैनिफेस्टो वर्सेस कांग्रेस का मैनिफेस्टो। तो उस पर एक थर्ड पर्सपेक्टिव क्या कहता है, एक पाकिस्तान के बंदे का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, बाहर से देखने वाले का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और मुझे लगता है कि उज़ैर जी को आप लोग जानते होंगे और वो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। अगर बुरी बात भी है, अगर उनको लगता है कि ये पॉइंट नेगेटिव है तो वो उसी अंदाज में पेश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये पॉइंट पॉजिटिव है तो वो भी उसी अंदाज में पेश करते हैं। मतलब बैलेंस्ड है बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए देखते हैं कि जो हिस्सा मैंने उठाया है उसमें क्या-क्या बातें हो रही हैं और उससे क्या आप सीख सकते हैं और क्या आप एनालाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। ऑडियंस अज्यूम कर रहे हैं, जो इंडियन ऑडियंस सुन रही है उसके लिए तो ये बड़ी बेसिक बातें होंगी। अगर हम सोचते हैं कि भाई जो मुस्लिम वोट है या जो मुस्लिम फैक्टर है, वो जो हमारे बीजेपी लवर्स हैं वो अभी कमेंट में ऑलरेडी लिखना शुरू हो गए हैं, देयर इज़ नो मुस्लिम हेट्रेड इन इंडिया। है नहीं है, जो भी है एक परसेप्शन तो है। डज दैट प्ले आउट इन द वोट्स, या यू वन वुड अज्यूम के हैं तो इतने सारे हैं, तो वो जो मुस्लिम ब्लॉक वोट है वो फैक्टर इन करता है, नहीं करता? व्हाट्स योर टेक? I think it's a mistake to view the Muslim vote as one या monolith, right? अब let's parse it and let's try to break it down. एक कोर है मुस्लिम वोट का, let's say गुजरात के अंदर। उसके अंदर जो कोर एलिमेंट है वोट का वो बोरी मुसलमान है और इस्माइली मुसलमान है, ठीक है ना, गुजरात के। हिस्टोरिकली वो हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहें, चीफ मिनिस्टर के दिनों के साथ। इनफैक्ट अगर आप उनकी इजिप्ट ट्रिप की तस्वीरें उठाएं तो ही विजिटेड अ बोरी जमात खाना, बोरी मॉस्क इन इजिप्ट, तो बड़ी सपोर्ट है उनकी उस कम्युनिटी में। तो ये तो गुजरात का मुस्लिम वोटर बाय एंड लार्ज, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, हो गया। ऐसे भी हैं जो नहीं करते, जो राइट, पोटेंशली दूसरे सेक्ट्स और दूसरी कम्युनिटीज़ से हैं राइट। मुसलमानों में। बिजनेस कम्युनिटी इन द यूएस, रिपब्लिकन पार्टी कनेक्शन। करेक्ट, इसी तरह का सीन, राइट। और उन्होंने काम भी किया है उन कम्युनिटीज़ के लिए। आगा खान गॉट अ मेजर अवार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी एज वेल, तो एक हिस्टोरिक कनेक्शन भी है उनका। नॉर्थ इंडिया में अगर आ जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया में कास्ट बेस्ड और सेक्ट बेस्ड वोट स्प्लिट होता है, शिया सुन्नी, देवबंदी एट्सेट्रा। और फिर पसमानदा मुसलमान जो लोअर कास्ट के कंसिडर किए जाते हैं, और मोर एलीट मुसलमान। अब हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली मोर एलीट मुसलमानों का एक रुझान, एंड द डेटा पुट्स दिस आउट एज वेल, इज़ टुवर्ड्स द कांग्रेस और अदर पार्टीज़। बट देन यू लुक एट अदर कम्युनिटीज़ जहाँ नरेंद्र मोदी ने गेन किया है, स्पेशली लोअर इनकम मुसलमानों को। क्यों गेन किया है? बिकॉज economics trumps everything else. You're getting direct benefits. आपकी ख़वातीन को LPG सिलेंडर मिल रहे हैं। आपने अगर घर में नया बाथरूम बनाना है तो सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करती इन चीज़ों में, राइट? तो आप अपने इकोनॉमिक्स और बॉटम लाइन को देखेंगे और आप कहेंगे कि अंडर मोदी, और ये एक पॉलिसी रही है टू आउटरीच टूवर्ड्स पसमानदा मुसलमान नॉर्थ इंडिया में, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में। बट बाय एंड लार्ज वहाँ इश्यूज़ हुए हैं हिंदुत्व के, राम मंदिर के, उनकी वजह से एक सेंस ऑफ अनईज़ है। अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कुछ कंस्टिट्यूंसीज़ में जो है वो मुस्लिम वोटर्स एंड विलेजेस हैव स्ट्रगल टू वोट। तो वो एक अलग डायनामिक है नॉर्थ इंडिया का, विच इज़ मच मोर पोलराइजिंग इन दैट सेंस। But then you go east and south into Kerala and Karnataka and places like West Bengal. दोज आर मोर लेफ्ट, लाइक। Those are more left leaning, और वहाँ बीजेपी, जैसे मैंने कहा, कोशिश कर रही है वोट बढ़ाने की। तो वहाँ वो हिंदुत्व को इतना ओवरटली प्ले भी नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि साउथ के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं, वहाँ के लोगों का मिजाज बड़ा डिफरेंट है। तो वहाँ वो करप्शन की बात करते हैं, वहाँ वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइजिंग इंडिया की बात करते हैं। तो यू हैव टू लुक एट द स्ट्रैटेजी of the party in such a diverse country with 950 million registered or eligible voters. It's not a one size fits all strategy as when it comes to Muslims at all. कि ये जो एक सैनिटाइज्ड व्यू ऑफ देखिए, डेमोक्रेसी में 100 में से 100 लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। 100 में से 100 लोग आपके पक्ष में नहीं आ सकते।
आप चाहे अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट इशू। आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ सकते। हमने ऐसे इंटरव्यूज अभी देखे हैं कि वो डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर का फायदा भी उठा रहे हैं लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं, हम तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो अलग बात है, वोट न देना देना अलग चीज है। लेकिन अगर कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाता है, कम्युनिटी को दिख रहा है कि ये चीज हो रही है, सरकार द्वारा की जा रही है, या पॉलिसीज ऐसी आई हैं या योजनाएं ऐसी आई हैं जिसका फायदा आपको भी मिल रहा है, तो उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आपके लिए काम कौन कर रहा है। क्या इससे पहले आपको ये सारी चीजें मिली जिसे आप अपना दोस्त कहते थे, या जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं, वो क्या सारी चीजें आपको दे रहा है? आपको तय करना है, उसके बाद आपको वोट करना है, डिपेंड्स ऑन यू। दूसरी बात मैं आता हूं, अगर आप मुस्लिम वोटर्स का देखेंगे तो रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कहीं भी हो। लास्ट इलेक्शन में भी कई ऐसी सीटें थी जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम वोटों का फैक्टर है वहां पे कि वो जीत हार तय करते हैं, उन इलाकों में भी बीजेपी को जीत मिली। इनफैक्ट शायद यूपी इलेक्शन था या कहाँ था, जो स्टेट इलेक्शन होते हैं हमारे, वहां पर भी देवबंद जैसी सीट जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी वोटर्स हैं, वहां भी बीजेपी जीती। तो आप इसको रिलीजियस चश्मे से मत देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी हाल ही में अभी किसी एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ये कहा भी कि भाई आप फर्क को महसूस महसूस कीजिए, आप देखिए कि काम क्या हो रहे हैं आपके लिए। उन्होंने कहा कि आपको जो डरा धमका के रखा जाता है, डर दिखाया जाता है, डर को छोड़िए, आप भागीदार बनिए, आप डेवलपमेंट में भागीदार बनिए, आप पॉलिटिक्स में भागीदार बनिए, आप हर सेक्टर में भागीदार बनिए। तो उनका बड़ा क्लियर रहा है। और इनफैक्ट आप लोग, बड़ा फेमस उनका कोट है कि एक हाथ मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने काम भी किया, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए मदरसों को फंडिंग भी दी बजट में से। सबसे ज्यादा जो माइनॉरिटी क्लास में वजीफे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दी जाती हैं, उनको बढ़ाया गया। और सबसे ज्यादा फायदा उन मुस्लिम बच्चों को हुआ जो गरीब हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वजीफे उन्हें मिले। आप हज के लिए देखिए, जो मुसलमान यहां से जाते हैं, उनका कोटा बढ़वाना हो या उनके लिए जो सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाती हैं, उन पर काफी काम हुआ है। वोट डालना डिफरेंट है, लेकिन जिन लोगों को, जिन मुसलमानों को ये पता है कि उनके लिए काम हुए हैं, वो डालते हैं वोट। मतलब ये दिखता है, ठीक है, एक कम्युनिटी का डर भी है कि डाल देंगे तो कम्युनिटी से बाहर कर देंगे कर। लेकिन अब धीरे धीरे लोग खुल के सामने आ रहे हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड से लोगों का इलाज, 5 लाख तक का इलाज जो फ्री है, उसमें भी बहुत सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उसका फायदा उठाया। और क्यों ना उठाएं फायदा, भाई वो सबके लिए है ना, वो भारत में मौजूद हर किसी के लिए। उसमें मुसलमान या क्रिश्चियन या हिंदू या बौद्ध या जैन, ये सब नहीं देखा जाता है। तो पॉलिसी सबके लिए, हर इंडियंस के लिए, तो इसका फायदा मिला है। जैसे उज्ज्वला योजना का गैस का फायदा मिला, वैसे ही बहुत सारी चीजें, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। व्यू ऑफ पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बड़ा आम हुआ हुआ है कि एंटी पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन है इमरान खान। तो सॉर्ट ऑफ इंडिया में भी वो व्यू अब ज़्यादा पॉपुलर है एज अपोज टू हिस्टोरिकली हाउ दे व्यूड पॉलिटिक्स। So that's a great question because this is exactly what stood out to me जब दोनों के मैनिफेस्टोज आए और मैंने मैनिफेस्टोज पढ़े। और उस पर आपको ये तज़ाद नज़र आता है, और ये तज़ाद आपको एहसन इकबाल साहब की कॉन्वर्जेशन में, वो पॉडकास्ट मैंने भी देखी, नज़र आया। बट ब्रॉडली स्पीकिंग PMLN की अप्रोच टू द इलेक्शन में भी नज़र आया। सो इट्स अ ग्रेट पैरेलल। बीजेपी का मैनिफेस्टो कहता है कि हम एक राइजिंग भारत बना रहे हैं, जो इंटरनेशनल, जिसकी रिस्पेक्ट हो और होने लग गई है, जो मेक इन इंडिया करे, जो दुनिया की फैक्ट्री बन के उभरे, जिसकी नौजवान ख़वातीन को एक्सेस टू एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप हो, जिसके रिटायरीज़ और एज ओल्डर जनरेशन जो हैं वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट और टेकिंग केयर फील करें। तो उन्होंने जो पूरा वो है ना मैनिफेस्टो, वो इस चीज़ के फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया है। उसमें सोशल एलिमेंट्स भी हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिस पे कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। मेरा एक बड़ा डिफरेंट व्यू है UCC के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर वी कैन डिबेट, बट by and large I believe that a uniform civil code should be part of any democracy, but it's a divisive issue in India। वो उस पर बात करते हैं। देखिए मैं क्यों कहता हूं, अब ये थर्ड पर्सन है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और ये कह रहे हैं कि UCC होना चाहिए डेमोक्रेसी में। बिल्कुल यही तो डेमोक्रेसी है कि अगर लोकतंत्र है तो एक कानून सब पर लागू होगा।
किसी कम्युनिटी के लिए अलग से कानून नहीं होगा, किसी एक कम्युनिटी के लिए अलग से कानून नहीं होगा, जो सर्वसम्मति से बनाया जाएगा। आप प्रोसेस पर डिबेट कर सकते हैं, प्रोसेस में बदलाव कर सकते हैं, जो आउटकम है उसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं कि किसके ऊपर किस तरह के इफेक्ट पड़ रहे हैं, जिससे उनकी जाति नुकसान उनका ना हो या उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। इस पर बहस की जा सकती है, इस पर बात की जा सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसा कि उजैर जी ने कहा कि वो इसके सपोर्टर हैं, मैं भी इसका सपोर्टर हूं। एक देश एक कानून, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इसमें, अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि भाई हर कम्युनिटी पर एक ही कानून लागू है। भाई अगर मान लीजिए खून हुआ, मर्डर हुआ, तो उसका भी तो एक ही कानून है, वो चाहे हिंदू ने किया, वो चाहे मुसलमान ने किया, चाहे किसी भी कम्युनिटी ने किया, कानून उस पर तो वही लगता है ना, धारा तो वही लगेगी आईपीसी की। तो इसको ब्रॉडली देखने की जरूरत है और ब्रॉडली इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जिससे आप सहमत हो सकें कि भाई हर चीज के लिए एक ही कानून है, और हर एक ही चीज के लिए मतलब सब पर एक ही कानून लागू होगा, चाहे किसी भी कम्युनिटी का। ये बहुत जरूरी है इस पर सोचना और इसको करना, लेकिन इसको हवा बना दिया गया कि ऐसा हो जाएगा जी, मुसलमानों के लिए खतरा है और ये हो, पता नहीं। वो कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप्स और इन चीज़ों पे, दैट्स द सोशल एलिमेंट, बट बाय एंड लार्ज इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग राइजिंग इंडिया, राइजिंग भारत, नॉट इवन इंडिया, दे यूज द टर्म भारत, वो मैनिफेस्टो है। और ऑफ कोर्स उसके अंदर जो कल्ट है वो नरेंद्र मोदी का है, मोदी की तस्वीरें हर जगह उस मैनिफेस्टो में है। तो मैंने जब वो पढ़ा, मैंने कहा मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक 21वीं सदी और सेकेंड हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी का विजन है फ्रॉम द बीजेपी एंड फ्रॉम नरेंद्र मोदी, पार्ट्स ऑफ विच यू एग्री, पार्ट्स ऑफ विच यू डोंट एग्री विद। कांग्रेस का मैंने जब पढ़ा तो बैकवर्ड लुकिंग मैनिफेस्टो है, हमने ये किया और हम आके वो चीज़ें ही दोहराएंगे, कोटा हम और दे देंगे, कास्ट को जो है वो और इंक्लूड करेंगे कोटा सिस्टम में, नौकरियां इस तरह देंगे, यूथ के लिए हमने इस तरह का प्रोग्राम किया था तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, एसेट्रा। तो वो जब आप पीछे देख के वही प्रोग्राम्स करते हैं तो वो जो नया वोटर है, जैसे आपने कहा, वो रेजोनेट नहीं करता, वो कहता है वो हो गया और वो इम्पोर्टेंट था, शायद वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अब आगे क्या करना है, चीज़ें तो चेंज हो चुकी हैं ना 21वीं सदी में। तो जब मैंने पढ़ के दोनों मैनिफेस्टोज का कंपैरिजन किया, मुझे जो चीज़ स्टैंड आउट की वो ये थी कि बीजेपी का मैनिफेस्टो फॉरवर्ड लुकिंग था, वेदर आई लाइक पार्ट्स ऑफ इट और नॉट, और कांग्रेस का बैकवर्ड लुकिंग था, वेदर आई लाइक पार्ट्स ऑफ इट और नॉट। And I think that's the fundamental mismatch that you have, that Modi is always ahead of the curve. He's talking to an aspirational Indian citizen, whereas Congress is talking to the historical Indian citizen as part of that conversation, which अब देखिए ये फर्क है, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं कह रहा, ये एक तीसरा बंदा कह रहा है, अलग देश का बंदा कह रहा है। इसको समझने की जरूरत है। मैं भी हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, आप पार्टी पर वोट मत डालिए, आप किसी व्यक्ति विशेष पर वोट मत डालिए, वोट डालिए काम पर। आप देखिए कि मेरे लिए क्या काम हो रहा है। एज ए यूथ, अगर मुझे लगता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो क्या वो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं? आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, और वो कौन सी सरकार अवेलेबल करा रही है। अगर आपको एक्सप्रेसवेज चाहिए, हाईवेज चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, आपको 24 घंटे बिजली चाहिए, आपको इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, आपको बिजनेस करने में सहूलियतें चाहिए, आइडियाज जनरेट करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, क्या वो सपोर्ट सरकार दे रही है? जो दे रही है आप उसको वोट करिए, जो नहीं दे रही है आप उसको वोट मत करिए। जो फॉरवर्ड लुकिंग बात करेगा वही तो आपका भविष्य बनाएगा। अगर कांग्रेस फॉरवर्ड लुकिंग बात करती है, कांग्रेस भविष्य की योजनाएं लेकर आती है, बिल्कुल आप कांग्रेस को वोट दीजिए, क्या दिक्कत है? मेरा तो एक ही पॉइंट है, भाई जो सड़क दे, बिजली दे, पढ़ाई दे, मेडिकल फैसिलिटीज दे, भाई इन्हीं लिए तो चुनते हैं हम सरकारों को, अपने लोगों को। अगर आप वही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आप मेरे लिए किसी काम के नहीं। और पावर हमारे हाथ में, आप हद से 5 साल तक काबिज रह सकते हो, 5 साल बाद तो हम वोट देके आपको उतार देंगे, हम दूसरे किसी को ले आएंगे। तो इस बात का एहसास पॉलिटिकल पार्टीज को भी होना चाहिए कि पार्टी कोई भी आए सरकार में, आपको काम करना पड़ेगा। अगर काम आपने नहीं किया तो आपको जनता का विरोध भी देखना पड़ेगा, और अगली बार आपको लात मारकर वहां से उतार दिया जाएगा कुर्सी से, अगर आपने काम नहीं किया तो। यह एहसास होना चाहिए।
which leads them to a handicap. इसमें जब हम बात करते हैं बीजेपी की, आरएसएस की, हिंदुत्व की, तो जो इनटैंजिबल आइडियाज़ हैं, अगेन ऑब्वियसली आई एम श्योर आप परसेंटेज या नंबर्स तो नहीं होंगे, बट जस्ट बाय टॉकिंग टू पीपल ये फैक्टर कितना बड़ा है या टैंजिबल कितना बड़ा है? अगर कोई शार्क टैंक इंडिया देखता है और जो आप बदलते हुए इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल का उसका लिव्ड एक्सपीरियंस भी है ना कि यार अब तो मैं कैश नहीं लेके, जैसा आपने वो यूपीआई वाली पॉडकास्ट की थी, वो सब ने कमेंट्स में वेरीफाई किया कि मैं तो मतलब हफ्तों से कैश नहीं लिया और मेरी ये लिव्ड रियलिटी बेहतर हुई है. So that lived reality of the past decade, where a certain class may have seen economic upliftment from that, or people from lower middle class may have gone into the middle classes, वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है या ये intangible ideas of कि हम एक revisionist history बनाकर our greatness को वापस ले आएंगे? I'm sure they both play in. Yeah. But on the ground, what do you get the feeling? I think it's the former. UPI की आपने बात की, तो I'll give you my example on this trip. मैं कैश लाना भूल गया अपने साथ. I had to go to like 5 ATMs just to have cash because cashless wasn't being accepted, right? So just compare, you mentioned my experience in India that I talked about. I was just like, yaar, मैं भूल गया. And it was a struggle to make my ATM card work because I have an international ATM मैं card. एक बैंक में गया अपना पे ऑर्डर बनाने, उन्होंने बोला आप चेकबुक नहीं लेकर आए. I said पर मैं हूँ और ये फॉर्म है. हाँ, ID भी है. एंड यूजली मैं दूसरे बैंक से बनाता हूँ जो फ़ोन ऐप पे बन जाता है. दे सेड नहीं, हमारे बैंक की पॉलिसी है कि आपको अपनी चेकबुक लेकर आनी पड़ेगी. Yeah. बताओ यार. So that was the lived experience comparison, right? जो आपने बात की aspirations versus redefining Bharat, because Bharat is the new term, right? I think, again, it means different things to different people. I was watching this interview with Prashant Kishore, and he summed it up really well in a conversation. वो कहता है जब आप कहते हैं कि अच्छे दिन या दिन बदल जाएंगे, अब एक खातून जो बिहार के गांव में है, जो शायद आज भी लकड़ी से अपना चूल्हा जलाती है, उसके लिए ये चीज़ बड़ी डिफरेंट मीनिंग रखती है एज अपोज टू एन IIT कानपुर ग्रेड, एज अपोज टू स्टूडेंट हु वेंट टू हार्वर्ड एंड वांट्स टू कम बैक टू इंडिया. तो ये चीज़ें आर डिफ़िकल्ट टू सॉर्ट ऑफ पार्स, बट आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग एक एलिमेंट है. वो एलिमेंट क्या है कॉन्वर्जेसन का इंडिया में इस वक्त? वो ये है कि थ्रू हार्ड वर्क, through your own merit, there are enough opportunities in this new India for you to rise up into a different social class. American dream. Very capitalist in that sense. कि आप छोटे से IIT से आएंगे, आप गेमिंग स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, उस गेमिंग स्टार्टअप ने अगर अच्छी ऐप बनाई और लोगों ने उसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया, तो you're probably sitting at a $500 million company. And people will fund it because you've done a stellar job at growing, right? There are no other issues that will come in your way as part of that. So Shark Tank sums that up in pop culture. I know लोग रॉ एजेंट ही मुझे लेबल कर देंगे, लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए. मैं शार्क टैंक इंडिया बड़े शौक से देखता हूँ. उसमें श्रीनगर से एक आई 2 बॉयज़, वो भी मसले मसाइल हो गए कि अच्छा ये इन्होंने गलत प्रेजेंट किया. रिगार्डलेस वो विलो से बैट्स बनाते हैं. एंड दे सेड दुनिया में ना कुछ ही जगह हैं जहाँ बैट्स बनते हैं, हम अब इंडिया से बनाना शुरू करेंगे. कश्मीर विलो का, और ये स्पेशल है. उन्होंने एक पूरा पैकेज दिखाया कि किस तरह ये 2 लड़के कश्मीर से निकले, विलो बैट्स बनाए, पूरा फैंसी पैकेज बनाकर. सारे शार्क टैंक ने बोला ये है नया भारत. ये अब जो कश्मीर में बैठा देख रहा है वो बोलेगा ये मुझे इंडिया ऑफ़र कर रही है. फिर मैं गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मैं उतरा. वो जो हमारे स्कूलों में ईद उल मिलादुन नबी पे पैनफ्लेक्स लगे हुए होते हैं ना, एक साइड से मुड़े हुए, वो था इंडियन एट्रोसिटीज़ इन कश्मीर के. अगर इस्लामाबाद में कोई आए वो देखे. आप किस सदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं उसको? लेट्स पुट रियलिटी उसकी जो भी होगी, राइट? इंडियन एट्रोसिटीज़ भी कर रहा होगा साथ साथ, लेकिन वो बेच क्या रहा है? तो एक कश्मीर में जो 15 साल 14 साल 13 साल का बच्चा है, वो देख रहा है कि यार ये जो विलो बन रहा है, इससे मैं एक $multi-million कंपनी पोटेंशली बना सकता हूँ. शार्क टैंक इंडिया में जाकर मुझे 20 करोड़ 10 करोड़ मिल सकते हैं. दूसरी तरफ देयर आर सम पैनफ्लेक्सेस एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट, राइट? तो आप ऑफ़र भी नहीं कुछ कर रहे उस तरह से, आप कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे. सो दीज थिंग्स लाइक शार्क टैंक इंडिया, आई थिंक आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट होता है. आई मीन लुक एट अमेरिका, राइट? शार्क टैंक US came out of that. Yeah. So देखिए, मैं भी पिछले कई वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि भाई आप लोग शार्क टैंक इंडिया देखा करिए, और खासकर पाकिस्तानियों से मैं करता हूं. पता है क्यों करता हूं? आप वहां पे देखेंगे इनोवेशन,
आप वहां पे देखेंगे आइडियाज, कैसे छोटे छोटे आइडियाज पे डीपली रिसर्च करके, डीपली सोच कर उस आइडिया को एक बड़े पेड़ के रूप में डेवलप किया जाता है। उसमें फंडिंग ली जाती है, उसमें उसको उसको प्रोड्यूस किया जाता है उस आइडिया को। ये जरूरी नहीं है कि शायद वो चली जाए, लेकिन फिर भी कोशिश तो हो रही है। अगर 100 आइडियाज आते हैं, अगर उनमें से 50% भी चल जाते हैं, सोचिए कितना बड़ा बूस्ट है आपकी इकोनॉमी के लिए, आपके लोकल इकोसिस्टम के लिए, जिसमें रोजगार भी है, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, बहुत सारी चीजें। और ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर विलो बैट की बात की आपने, बिल्कुल। अब देखिए कैसे स्टेप वाइज चीजें होती हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया का इतना बड़ा बादशाह, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं जिसे हमारे, वो गए कश्मीर विलो बैट से, वो रास्ते पर क्रिकेट खेलते नजर आए कश्मीर की सड़कों पर। उसके बाद वो कश्मीर विलो से बनने वाले बैट की फैक्ट्री में गए, उस फैक्ट्री में बैट देखा। अब आप सोचिए कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए कश्मीर विलो बैट के। आप सोचिए कि इसका इंपैक्ट कितना बड़ा पड़ेगा इंडिया के भीतर भी और आउट ऑफ इंडिया भी। उन कश्मीरी बच्चों पर जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो खेलना चाहते हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो इसको बिजनेस बना रहे हैं, कश्मीर विलो बैट को बिजनेस बना रहे हैं, उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, उसके लिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और ये बहुत बड़े बदलाव होंगे, होने शुरू हो गए हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे ही सोसाइटीज बदलती हैं, ग्रो करती हैं, मैच्योर होती हैं। I'll give you another example. इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली लव्स टू डू इवेंट्स। बड़ी एक इंटरेस्टिंग इवेंट पे वो उन्होंने होस्ट की ऑडिटोरियम में। इट वाज अ क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस। उन्होंने सारे इंडिया के मेन इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, क्रिएटर्स, बियर बाइसेप्स को बुलाया था। लेकिन उनकी अगर आप स्पीच पढ़ें ना पूरी, वो क्लिप्स तो ऑब्वियसली वायरल हुई बियर बाइसेप्स टाइप की, वो बड़ी फैसिनेटिंग स्पीच थी। उसका लुब्बे लुबाब ये था कि नरेंद्र मोदी इन यंग इन्फ्लुएंसर्स, कम्युनिकेटर्स, इंडियन सिटीजन्स को कह रहा है कि यू आर एंटरप्रेन्योर्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन ही डजंट स्टॉप देयर। ही सेज नॉट ओनली आर यू एंटरप्रेन्योर्स, यू आर क्रिटिकल टू चेंजिंग पीपल्स व्यूज़ इन इंडिया। और उसने ये नहीं कहा कि आप जाके राम मंदिर की वाह वाह करें, ये करें, वो करें। उसने कॉल आउट 2-3 चीज़ें की। उसने वुमेन इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट किया। उसने कहा हमारे माशरे में फेमिनिन हाइजीन के ऊपर अभी भी बहुत टैबूज़ हैं। आप इन पे, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग इस पे बात करते हैं, बहुत अच्छा है और बात करें, ज़रूरी है ये काम करना। मैं जानता हूँ हमारी सोसाइटी में और तरह की इल्स हैं, आप उस पर बात करते हैं, मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, और करें, ज़रूरी है। तो उन्होंने उनको एक मिशन दिया कि आपका सिर्फ मिशन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, आपका एक एज अ कम्युनिकेटर योर मिशन इज़ टू टेल द इंडियन सिटीजन्स ऑफ टुमारो हाउ टू बी बेटर, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट. And then he talked about investment and growth and how the government will support them, etc., etc. Compare that to the conversation इस हफ्ते की पाकिस्तान में ले लें. The most interesting statement जो मैंने इस हफ्ते पढ़ी, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में से आई, वो ये है, a new term, digital terrorism. The most powerful man in India is telling its young influencers, podcasters, content creators, do more, help change society, make it better, break taboos. The most powerful men in Pakistan are scaring Pakistan's next generation away by saying that what you are trying to do is potentially digital terrorism. So that's the comparison. 2 महीने तो ट्विटर बैंड रहा, उसमें ये सब बैंड है नहीं बैंड है, नहीं किसने पता, किया, क्यों किया, कुछ नहीं कहाँ पता। से हो गया। लिटरली अली आफ्ताब सही तो कह रहा था, मुझे लगता है इन्होंने एक दो बंद किया, अब इनको वापस चलाना बटन नहीं, अब सारी चीजें खोलनी पड़ेंगी और फिर जो है वो ये लोग परेशान। फिगर आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतनी बातचीत मैंने ली है और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है, और इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। शायद इस बात पे चर्चा हो गई है, कोई आपके यहाँ चर्चा होनी शुरू हो गई है कि सोशल मीडिया और इनको कैसे, इन पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए और कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, शायद इंटरव्यू में आगे इन्होंने दिया होगा एग्जांपल। गेमर्स से भी पीएम मोदी मिले, जो ऑनलाइन गेमर्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं, जो लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, बड़े बड़े गेमर्स, उनसे मिले। तो हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में या घरों में ये कहा जाता है कि गेम खेलना बुरी बात है, और देखो गेम नहीं खेलना चाहिए, आदमी बेकार हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया गेमिंग कम्युनिटी को और आने वाले फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर गेमर्स हैं
कि आप इसको भी एज ए जॉब, आप इसको करियर, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। कितना बड़ा संदेश है, देश का पीएम गेमर्स के साथ बैठा हुआ है और गेमिंग की बातें हो रही है। आप समझो इस प्रोसेस को और इसके आउटकम को। और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हमारे यहाँ और ये लगातार ग्रो हो रही है। अभी तो चलो विदेशी गेम्स भी खेलते हैं, देसी गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर अब गेम अगर डेवलप होने लगे उस तरह के, उस लेवल के गेम्स जो बाकी दुनिया कर रही है, आप सोचो हमारे यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना पोटेंशियल है हमारे यहाँ गेमिंग का, और बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनीज खड़ी हो रही। तो विजन ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो जिस तरह से हमने अब YouTube का ही डेटा देख लो, जो लास्ट डेटा मैंने देखा था उसमें 12-13 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमारा YouTube जो क्रिएटर्स हैं वो लेके आ रहे हैं। लाखों लोगों को डायरेक्टली जॉब्स दी हुई हैं, इनडायरेक्टली तो छोड़ दो, जॉब्स दी हुई हैं लाखों लोगों को, जितने यूट्यूबर्स हैं पूरे इंडिया में। और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और ये लगातार बढ़ रहा है, हर साल ही बढ़ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है, रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है इसमें। मुझे याद है टोटल OTT प्लेटफॉर्म और सारा ये Amazon, नेटफ्लिक्स और ये सब कुछ मिला के, आई थिंक यूट्यूब भी उसमें शामिल था, आई थिंक नियर अबाउट $9 बिलियन हमारा रेवेन्यू आया है इन डिजिटल चीजों से, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से। 8.8 बिलियन या $9 बिलियन जहां तक मुझे याद है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, और ये धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी जब आप इनको देखेंगे कि देश के पीएम इसको प्रमोट कर रहे हैं, लोग इसमें और आएंगे। इससे आपकी इकोनॉमी को भी फायदा पहुंच रहा है, और जो आपके सोशल इश्यूज हैं जिन्हें आप एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो, आप कहोगे तो लोग सुनेंगे तो अगर 100 लोग सुनते हैं उनमें से अगर 20 भी मान जाते हैं तो आप 20 लोगों की जिंदगी आपने बदल दी, उनके सोचने का तरीका आपने बदल दिया, और ये हो रहा है। तो बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था और बड़ा अच्छा लगा किसी तीसरे नजरियों को देखने और सुनने का। और मुझे लगता है उजैर भाई बहुत पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं, और मुझे लगता है कि वो डेवलपिंग सोसाइटीज़ का हिमायत करते हैं। तो पता नहीं अब कितने पाकिस्तानी इसको सुन के चेंज होंगे या पाकिस्तानी अपना माइंडसेट बदलेंगे, आई डोंट नो, बट उनको ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए और सीखना चाहिए जो पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। सारी बातों से मैं अग्री नहीं करता, या मेरी बातों से भी कोई 100% अग्री नहीं करेगा, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ है जिस पे हम अग्री कर सकते हैं उसको तो हम अडॉप्ट कर ही सकते हैं। आपको कैसा लगा? जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।